हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक दक्षिण भारत से रिलेटेड रहेगा, यानी कि दक्षिण भारत के जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध साम्राज्य और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल के बारे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं उनको। और इसी के साथ साथ आप लोगों को हरियाणा जीके भी करवाई जा रही है, वो भी वीडियोस देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक दक्षिण भारत से रिलेटेड है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, मीनार, शिखर, गोपुरम में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है। यानी कि ये 3 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, मीनार, शिखर और गोपुरम, इनमें से कौन सा जो है द्रविड़ शैली के मंदिर की वास्तुशिल्प की विशेषता है। तो ये तीनों के तीनों ही द्रविड़ शैली के अंदर ही रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, तो आप लोगों को बता दूं, द्रविड़ शैली साउथ के मोस्टली सभी के सभी मंदिर जो है द्रविड़ शैली के अंदर ही रहेंगे। तो साउथ का कोई भी आ जाए, द्रविड़ शैली हम लोग आसानी से निशान लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। 14 अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसी जो है किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। तो इसका आंसर अपने पास विद्यालय का ही समानार्थी शब्द जो पाठशाला होता है उससे मिलता जुलता मिलेगा। पाठशाला का पाठ हटा करके इसने शाला भोग रखा है। शाला भोग यानी कि शाला के लिए जो भोगने योग्य ज़मीन है उसको, जो यानी कि विद्यालय के रखरखाव या पाठशाला के रखरखाव की भूमि को शाला भोग कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास 14 अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार गैर ब्राह्मण किसान श्रमिक की भूमि कहा जाता था। यानी कि ऐसे किसान की भूमि जो ब्राह्मण नहीं था उसको कहा जाता था वेलन वगाई। वेलन वगाई, ध्यान रहेगा ना, साउथ के नाम आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके के होते हैं। तो वेलन वगाई जो रहेगा, ऐसा किसान की भूमि जो ब्राह्मण नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सही सम्मिलित करके दिए हुए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चंस आगे रिपीटेड मिलेंगे, इसलिए ये साथ में लिया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। तो ये तमिलनाडु के अंदर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट, दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर है, राजस्थान के अंदर रहेंगे। लिंगराज मंदिर ओडिशा के अंदर, और हम्पी के जो स्मारक है वो कर्नाटक के अंदर रहेंगे। और इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके थोड़ी सी दे दिया, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। यानी कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर जिनको हम बोलते हैं, महाबलीपुरम के स्मारक या रथ मंदिर मोस्टली महाभारत के पात्रों के नाम पर हैं, इनके नाम। तो महाबलीपुरम के स्मारक जो है किसने बनवाए थे, तो इनका निर्माण जो है पल्लव राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम स्थापित किया गया था, तो महाबलीपुरम जो है नरसिंह वर्मन ने स्थापित किया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, और तंजावुर के तमिलनाडु के अंदर ये रहेगा, याद रहेगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो चोल राज्य जो है राष्ट्रकूटों का इसके ऊपर आक्रमण हुआ था। तो कौन से राष्ट्रकूट ने आक्रमण किया था? तो कृष्ण तृतीय ने चोल राज्य के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो पल्लव साम्राज्य की जो राजधानी कांचीपुरम थी उसका भ्रमण ह्वेन-त्सांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट करके ह्वेन-त्सांग की जो एक किताब भारत यात्रा पर लिखी हुई है उसका नाम लिखेंगे कमेंट में। अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग हरियाणा जीके की वीडियोस देखिए हमारी, उसके अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो ह्वेन-त्सांग की यात्रा है वो बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश से उभरने वाला महत्वपूर्ण शासक। चोल राजवंश का पहला महत्वपूर्ण शासक राजराज चोल रहेगा, याद रहेगा। चोल राजवंश का उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक राजराज चोल।
चोल शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों को कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया। ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया था पाठशाला को दी गई भूमि शाला भोग, तो उसी तरीके से अलग अलग जो समुदायों को, जैन धर्म को, विद्यालयों को, मंदिरों को दान दी गई भूमि थी, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता था। वो नाम तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं देके अपने को जो उसके अंदर गलत था उसी को ही बताया गया है। तो वेलानुगति जो है जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को कहा जाता था, ये गलत है। जैन संस्थानों को दी गई भूमि को वेलानुगति नहीं कहा जाता था। इसको कहा क्या जाता था, ये देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो ये कांचीपुरम रहेगी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया, ये कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। ध्यान रहेगा, संगम साहित्य में कदम्ब राजवंश का उल्लेख नहीं है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर एक ही चट्टानों से कटे हुए मंदिर का उदाहरण है, या हम कहें महाभारत के पात्रों के नाम पर द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ इस तरीके से मिलेंगे। और इसी के साथ एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो भी चट्टानों से कटे मंदिर का उदाहरण है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये दोनों ही चट्टानों से कटे मंदिर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। द्रविड़ शैली के अंदर मोस्टली सभी दक्षिण भारत के मंदिर जो है रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था। पल्लव, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट ये सारे के सारे दक्षिण भारत के राज्य थे। तो यहाँ से दो ही पूछ रहे, पल्लव और चालुक्य, तो दक्षिण भारत के अंदर इनका मुख्यतः हिस्सा रहेगा। नोडियोन, उदयन, जेराल, नेदुन जेराल और नेडू में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। तो ये नोडियोन जो था वो चेर राज्य से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी। भूमि दान के साथ साथ गाय दान जो है, गोदान, उत्तर भारत की रहेगी ये मोस्टली, लेकिन भूमि दान और गोदान प्राचीन भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती थी, जो समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक था कि जो जितनी ज़्यादा भूमि या गायें दान करता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि या गाय होती है वो समाज में इज्जतदार होता है। तो ये 8वीं सदी के बाद में प्रथा चली थी। चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी, तो ये ऐहोल रहेगी। उसके बाद कहाँ इनकी राजधानियाँ चेंज हुई, ये हम लोग आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली राजधानी इनकी क्या रहेगी, ऐहोल। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, तो ये पांड्य रहेंगे, पांड्य। महाबलीपुरम के एकाश्मीय शैल मंदिरों के प्रसिद्ध नाम रथ मंदिर रहेंगे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नंदीवर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय इंपॉर्टेंट नाम रहेगा चालुक्य सम्राट के अंदर, ये सबसे इनका प्रतापी राजा था चालुक्य साम्राज्य के अंदर। तो इसको पराजित करके इसका वध करने वाला कौन सा शासक था, तो ये इसको साथ में फिर ये वातापी कोड का खिताब भी मिला था, तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम रहेगा। इसको और भी उपाधियाँ मिली थी लेकिन यहाँ पर चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने पर पूछ रहा है, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था इसको और वातापी कोड का इसको खिताब मिला था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र रहेगा अरिकमेडु, याद रहेगा ये नाम, अरिकमेडु। और वर्तमान में इसको हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेडु रहेगा। इसकी डिटेल देखते हैं क्या कहता है ये। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहाँ देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्रित की जाती थी, फिर यहाँ से रोम को जाती थी। और अरिकमेडु पांडिचेरी एक ही चीज़ है, खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, ये सारी चीज़ें मिली है। लेकिन भारत के अंदर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कैसे बंद हो गया था, किसके आक्रमण के बाद बंद हो गया था रोमन राज्य के साथ व्यापार, ये आप लोग अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है गुप्त काल की तो कमेंट करके बताइए कि रोमन साम्राज्य के साथ अपना व्यापार हिंदुस्तान का जो कैसे बंद हो गया था, किसके आक्रमण के बाद बंद हो गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारी लास्ट वीडियो जो गुप्त काल की रहेगी उसके अंदर जाकर के देखिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा जो चोल राजा था वो कौन था। तो पहली बात तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा चोल राजवंश से था।
चोल राजवंश से, और उसका नाम रहेगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र चोल ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण की थी? तो धारण नहीं की थी ये पूछ रहा है। तो ये त्याग समुद्र जो है ये इसने धारण नहीं की थी। बाकी तीनों की तीनों पदवियाँ गंगैकोंड, पंडित चोल और मुंडीकोंडा, तीनों पदवियाँ राजेंद्र चोल की रहेगी। लेकिन त्याग समुद्र जो है विक्रम चोल ने धारण की थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, त्याग समुद्र विक्रम चोल की पदवी थी। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो मोस्टली जो साउथ के मंदिर है वो अपने भगवान शिव को समर्पित, महादेव को समर्पित रहेंगे। मोस्टली मंदिर शिव को समर्पित रहेंगे, चोल काल के और राष्ट्रकूटों के काल के जो मंदिर बने हुए हैं वो। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा हमारे पास। भगवान शिव को समर्पित है ये, और राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को प्रसिद्ध है। सिंपल सी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन अपने पास रहेगा, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था? ये ऊपर क्वेश्चन आया था, वो गलत कौन कहा था उसके ऊपर डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ये गलत था, तो उसको कहा क्या जाता था? ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि पल्ली चंदम कहा जाता था इसको। बौद्ध, ये यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी हुई है। बौद्ध एवं जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि पल्ली चंदम कहलाती थी। नेक्स्ट है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो ये सिंपल सी बात है, दक्षिण भारत के अंदर चोल वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य सारे दक्षिण भारत के रहेंगे। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिल शासकों ने इनका एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। किस चोल शासक ने लंका, जो श्रीलंका वर्तमान में है, इसको सबसे पहले जीता था? इसको पूरा नहीं जीता था, लेकिन एक इसका पार्ट जो रहेगा वो जीता था इसने, चोल राजा ने। कौन सा राजा था ये? राजराज प्रथम ने श्रीलंका के ऊपर सबसे पहले चढ़ाई की थी और इसका एक पार्ट जीता था, पूरी लंका को नहीं जीता था। तो क्या कहता है इसके ऊपर देखते हैं, डिटेल पढ़ते हैं इसकी। चोल राजा श्रीलंका के जो ऊपर आक्रमण करने वाले में राजराज प्रथम ने सिंहल पर सबसे पहले आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया था, जबकि संपूर्ण सिंहल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। लंका के ऊपर आक्रमण तो सबसे पहले राजराज प्रथम ने किया था, जो एक पार्ट को इसने उत्तरी हिस्से पर अधिकार किया था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे के पूरे श्रीलंका पर अधिकार करने का श्रेय जाता है राजेंद्र प्रथम को। और दक्षिण पूर्व एशिया इसने कहा, तो इसके हिसाब से देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर श्रीविजय राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप शामिल थे। ये राजराज प्रथम को मालदीव की विजय का श्रेय जाता है राजराज प्रथम को। मालदीव और लंका का उत्तरी हिस्सा राजराज प्रथम, बाकी का दक्षिण पूर्व एशिया और संपूर्ण लंका जो रहेगी राजेंद्र प्रथम के पास रहेगी। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर साम्राज्य का प्रांत बनाया था? ये हम लोग ऊपर कर चुके हैं, राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेख के किसके शासन से संबंधित मिलती है इसके अंदर जानकारी? तो ये चोल साम्राज्य के अंदर जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। उत्तर मेरूर शिलालेख डिटेल में देखते हैं तो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख चोलों के ग्रामीण शासन के बारे में जानकारी देता है और यह शिलालेख लगभग 920 ईस्वी के आसपास का रहेगा। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है और चोल साम्राज्य के बारे में ये जानकारी देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो ये राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया। यही बात इसके अंदर डिटेल में कही गई है। और आगे हमारे पास 11th क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन था, तो चोल राजा किसके ऊपर थे? मोस्टली तमिलनाडु के ऊपर इनका राजा साम्राज्य जो रहेगा, लेकिन अपने इनका जो चरम काल था, यानी कि इनकी जो पावर जिस टाइम बढ़ रही थी उस टाइम ये लोग दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों के ऊपर और मोस्टली सभी दक्षिण भारत के अंदर इसका साम्राज्य हो गया था, लेकिन इनका उदय तमिलनाडु से हुआ था और इनका पतन भी तमिलनाडु के अंदर ही हुआ।
प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी तो उरेयूर इनकी राजधानी रहेगी प्राचीन। और नई राजधानी ऊपर हमने डिस्कस किया था, क्या बनाई थी इसने। तो प्राचीन चोल या संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया था। करिकाल ने कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया था उरेयूर को। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजावुर को चोल राज्य की राजधानी बनाया था। तो ये अलग अलग बनाया था। विजयालय ने तंजावुर को बनाया था, करिकाल ने कावेरीपट्टनम, और प्राचीन जो राजधानी उरेयूर इनकी रहेगी। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये हम लोग अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वातापी और सोपोरा, एलोरा, अजंता, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका ठीक नहीं रहेगा। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो क्या कहता है, डिटेल देख लेते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रकूट बादामी या वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। ये पॉइंट नोट करने वाला है। जो राष्ट्रकूट जो हैं चालुक्यों के अधीन सामंत, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग देखते हैं तो सीएम के या पीएम के अंडर में जो मंत्री होते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रकूट जो है चालुक्यों के अधीन थे, उनके सामंत थे, या आज के टाइम के हिसाब से कहे तो उनके मंत्री थे जो उनका एक हिस्सा संभालते थे, उनके राज्य का एक हिस्सा संभालते थे। लेकिन 760 ईस्वी में दंतीवर्मा ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित कर मन्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ये चारों ही वातापी, अजंता, एलोरा और सपारा, ये चारों ही ऑप्शन इसके अंदर नहीं रहेंगे। इसका एक ग्रेस पॉइंट जो एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आया था इसका मिला था 2015 के अंदर। और इसकी जो राष्ट्रकूट ने अपनी पहली राजधानी जो थी दंतीवर्मा ने बनाई थी मान्यखेट, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण। ये भी एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया मंदिर है। बहुत ही आकर्षक मंदिर रहेगा एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में गुफाएं और शैल मंदिर, तो ये हिंदू, जैन और बौद्ध सभी मिले जुले हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म की वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था। बौद्ध और जैन कोई धर्म ना हो करके जो प्राचीन हिंदू धर्म है उसका ही एक छोटा सा पार्ट है। उसको अलग अलग बाद में धीरे धीरे अपने मतलब के अनुसार धर्म का नाम दिया गया है, लेकिन ये हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। जैसे सिख है, बौद्ध, जैन, तो ये छोटे छोटे संप्रदाय बने हैं इनका हिंदू धर्म से ही निकल करके। लेकिन इनका मोस्टली जो रहन सहन, कल्चर देखते हैं तो ये हिंदू धर्म से ही संबंधित रहेगा। तो ये हम लोग पीछे की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं अजंता एलोरा के बारे में, तो ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। यहाँ 17वां क्वेश्चन कहता है, कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? अमोघवर्ष ने लिखी थी, तो ये कविराज मार्ग रहेगी, कविराज मार्ग। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष की किताब कविराज मार्ग। और बाकी की ये जो किताबें दी हुई है वो देख लेते हैं किनकी है। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था। उसने सम्यक कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग। आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार को महावीराचार्य ने और अमोघवृत्ति को शाक्तायन ने लिखा है। तो ये भी हम लोगों को किताबें याद रखनी चाहिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हम लोग क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के उदाहरण है? महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा किसके संरक्षण में बने हैं? तो ये हम लोग पल्लवों के संरक्षण में पढ़ते हैं। पल्लव राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। ये हम लोग महाबलीपुरम का भी निर्माण ऊपर पढ़ चुके हैं। इनके में जो मंदिर थे इनका भी निर्माण ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये पल्लवों के अंदर रहेंगे और इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों की सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंपा, पोन्ना और राणा,
ये 3 तो कवि और कैलाश मंदिर, ये जो है राष्ट्रकूटों का सबसे अधिक योगदान रहेगा हमारे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर। कैलाश मंदिर, राणा, पौना और पंपा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ये डिटेल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है हमारे पास। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये राष्ट्रकूटों के संरक्षण में रहेगा। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तीनों का मिला जुला यहाँ पर संगम देखा जाता है। और मोस्टली अगर हम बात करें तो महादेव शिव को समर्पित ये रहेगा। बाकी कितनी गुफाएं हैं, क्या क्या इनके अंदर है, ये हम लोग अपनी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो गलत जोड़े के रूप में ये मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र रहेगा, ये हम लोग अपने मौर्य साम्राज्य के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पांड्या मदुरई, काकतीय वारंगल, ये इनकी राजधानियाँ मिली सही सम्मिलित है, लेकिन पल्लव वेल्लोर ये राजधानी इनकी नहीं थी। पल्लव साम्राज्य की राजधानी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कांची रहेगी। पल्लव वंश की राजधानी वेल्लोर नाम के कांची रहेगी। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर है, पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हुआ। तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में पल्लव साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य के बीच में लंबा संघर्ष इनका शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश की देन रहेगी, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। और ये रथ मंदिर एकाशम पत्थर से निर्मित है। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम। ये बार बार एक ही क्वेश्चंस की मतलब लैंग्वेज चेंज कर करके हम लोगों को दे रहा है, कंफ्यूज करने के लिए। अलग अलग एग्जाम्स में सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है, क्वेश्चन एक ही है ये। तो आप लोग इसीलिए आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर्स की सीरीज जो है करवाई जा रही है, ताकि हम लोगों को जो इनमें से कोई क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट होता है तो वो नंबर हमारा मिस ना हो। तो इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कंटिन्यूसली आप लोगों को वीडियोस मिलती रहती है यहाँ पर। ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि महाभारत के पात्रों के नाम पर इन रथों के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय एक महानतम शासक था। पुलकेशिन द्वितीय महान शासक था, ये किसका रहेगा? चालुक्य का। वातापी के चालुक्य, वातापी एक जगह का नाम है, या मतलब चालुक्य साम्राज्य का ही रहेगा, लेकिन वातापी से इनका संबंध रहेगा। सबसे प्रतापी राजा था और इस वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। वातापी जो चालुक्य वंश था, इसकी स्थापना जय सिंह ने की थी। और पुलकेशिन द्वितीय का वध करने के बाद हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था किसने इसका वध किया था, क्या उपाधि इसको मिली थी, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। पुलकेशिन द्वितीय का वध किसने किया और क्या इसको उपाधि उस टाइम में फिर मिली थी? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था इसके बारे में, आप लोग कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ये ऐहोल शिलालेख रहेगा। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ये सारी चीज़ें हम लोग पहले इसके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ब्राह्मी लिपि रहेगी इसके अंदर, संस्कृत भाषा रहेगी। रवि कीर्ति ने इसकी रचना की। हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का, इसके ऊपर भी यह प्रकाश डालता है। रवि कीर्ति जो एक जैन कवि था, उसने ऐहोल प्रस्तुति की रचना की थी। उसको किसका संरक्षण प्राप्त था? ये भी ऊपर हमने डिस्कस किया, सेम ही बात रिपीट कर रहा है। तो पुलकेशिन द्वितीय का ये संरक्षक था, इसको उसके दरबार का कवि था ये। और इसने ऐहोल शिलालेख जो अभिलेख है उसकी रचना भी की थी। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक, ये हम लोग काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 बार ऊपर भी इसको पॉइंट को नोट किया था हमने। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय रहेगा।
हर्षवर्धन को पराजित करने वाला भी पुलकेशिन द्वितीय था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान सिरोही के अंदर रहेंगे। देखते हैं क्या कहता है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने, जो इनका सामंत था विमल शाह, इसने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये तांबे की प्लेटें थी, इसके अंदर भूमि के जो माप इनका किया गया था पांड्य साम्राज्य का, वो इसके अंदर बताया गया है। तो ये थलवेपुरम की तांबे की प्लेटें इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? कथा सरित सागर, तो ये सोमदेव की पुस्तक है कथा सरित सागर। और विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? बिल्हण। बिल्हण जो है विक्रमांक देवचरित के लेखक रहेंगे। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग वीडियोस के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में बताइए। उसी हिसाब से आप लोगों का जो मोटिवेशन है, हमारे को जो आप लोग मोटिवेट करते हैं कमेंट के द्वारा, उसी से ही वीडियो में जो ज़्यादा उत्साह के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में रहिए जब तक कोरोना का कहर जारी है। अपनों को और खुद को बचा करके इससे रखिए। जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू।